हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं नमिता केमिस्ट्री क्लासेस में और हम कर रहे हैं जेईई 2021 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के सिंगल शॉट में। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन x m a नॉट स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ 10x इज a नॉट इज रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। पाई की वैल्यू गिवन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे वो भी मैं बताती हूँ इसका सॉल्यूशन देखने के बाद। आपको मालूम है किसी भी ऑर्बिट के रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है r इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z a नॉट, और z की वैल्यू यहां पर होगी 1। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में अगर r की वैल्यू और z की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर a नॉट स्क्वायर। इसको गिवन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दें h स्क्वायर अपॉन x m a नॉट स्क्वायर, और यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम x की वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। x आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, उसमें पाई और n की वैल्यूज पुट करें। n है यहाँ पर 2, x की वैल्यू आएगी 315.507 और 10x हो जाएगा 3155, जो कि आपका आंसर है। अब ये तो हो गई बात, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद था तो ठीक है, शॉर्ट मेथड तो यही होगा अगर आपको याद है। लेकिन बाय चांस अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं है तो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। बेसिक डेफिनेशंस तो आपको पता ही हैं, बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स आपको पता हैं। बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम mvr nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी तो आपको मालूम ही है हाफ mv स्क्वायर होगी। अब mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई से mv की वैल्यू निकाल लेते हैं, nh अपॉन 2 पाई r, और काइनेटिक एनर्जी जो कि होती है हाफ mv स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं हाफ mv होल स्क्वायर अपॉन m। यहां पर अगर हम mv का फॉर्मूला लिख लें nh अपॉन 2 पाई r तो हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। सॉल्व करें तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। तो अगर फॉर्मूला नहीं भी याद था तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही सकेगा, आप उसे छोड़कर ना आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, according to Bohr's model of an atom, qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with decrease in positive charge on the nucleus as there is no strong hold on the electron by the nucleus. And statement 2 is, according to Bohr's model of an atom, qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with decrease in principal quantum number. अब इन दो स्टेटमेंट्स के बेस पर हमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है या दोनों करेक्ट है, और उन चारों स्टेटमेंट्स में से हमें एक करेक्ट आंसर चूज करना है। अब अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि वेलोसिटी डिक्रीज करती है पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज करने के साथ साथ। अब वेलोसिटी आपको पता है z अपॉन n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। z है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है पॉजिटिव चार्ज, जितना भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है उतना एटॉमिक नंबर होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तब वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब हुआ स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई गलत। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें अगर, तो हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, और इसलिए आंसर हो गया सी। सी ऑप्शन में ये कहा गया है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। Given below are two statements. Statement 1 is Bohr's theory accounts for the stability and line spectrum of Li plus ion. Statement 2 is Bohr's theory was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of a magnetic field. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपको फिर से बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या एक सही है या दोनों गलत है। 4 ऑप्शंस है, कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अब अगर हम ये देखें तो हमसे कहा गया है लिथियम प्लस आयन। अब लिथियम प्लस आयन में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। आपको अच्छे से पता है कि बोहर्स थ्योरी स्टेबिलिटी बताती तो है और स्पेक्ट्रम भी बताती है, पर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। ये क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि बोहर्स थ्योरी अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम प्लस आयन, तो ये हो गई गलत, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कुछ नहीं बताती बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो बोहर्स थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। बोहर्स थ्योरी के आपने ड्रॉबैक्स पढ़े हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का कि वो ज़ीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ज़ीमैन इफेक्ट है ही स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और यही कहा गया है स्टेटमेंट नंबर 2 में। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 हो गई करेक्ट और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। According to Bohr's atomic theory, first statement is kinetic energy of the electron is directly proportional to z square upon n square। अब ये आपको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती ही है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसलिए स्टेटमेंट ए इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी v of electron and principal quantum number n, that is Vn, is directly proportional to z square। अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z अपॉन n के, तो v इंटू n तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z के होगा, z स्क्वायर के नहीं, इसलिए स्टेटमेंट b गलत हो जाती है। सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z क्यूब अपॉन n क्यूब। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगी? अगर हम वेलोसिटी को 2 पाई r से डिवाइड कर दें, यानी सर्कमफरेंस ऑफ ऑर्बिट से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, अगर हम उससे डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी v अपॉन 2 पाई r। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z अपॉन n के और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर अपॉन z के। दोनों की वैल्यूज पुट करें तो v अपॉन 2 पाई r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के, जबकि स्टेटमेंट नंबर सी में कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z क्यूब अपॉन n क्यूब के। तो स्टेटमेंट नंबर सी गलत होती है। स्टेटमेंट नंबर डी देखते हैं। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z क्यूब अपॉन n टू द पावर 4। अब कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के, जहां पर Q1 और Q2 दोनों पार्टिकल्स का टोटल चार्ज है। अब एक पार्टिकल क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज हो जाएगा E और दूसरा पार्टिकल टोटल चार्ज हो जाएगा Z इंटू E। Z होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी एटॉमिक नंबर। R आपको पता ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर अपॉन Z के। सारी वैल्यूज पुट करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा Z क्यूब अपॉन n टू द पावर 4 के, और यही कहा गया है स्टेटमेंट नंबर डी में। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर डी करेक्ट होती है और चारों ऑप्शंस में से डी ऑप्शन जिसमें कहा गया है A and D are only correct statements is your correct answer. A proton
and a lithium 3+ nucleus are accelerated by the same potential. If lambda lithium and lambda proton denote the de Broglie's wavelength of lithium 3+ and proton respectively, then the value of lambda Li upon lambda P is x into 10 to the power minus 1. The value of x is, आपको इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर के. मास ऑफ लिथियम 3+ गिवन है 8.3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. तो देख लेते हैं वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल. इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m/v. अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/v में आप सारी वैल्यूज पुट कर दें. Q है टोटल चार्ज जो कि लिथियम 3+ के लिए हो जाएगा 3 इंटू E और प्रोटॉन के लिए होगा E. प्रोटॉन सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, वो रहेगा E. और लिथियम 3+ में क्योंकि 3 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, इसलिए उसका चार्ज होगा, उसके लिए Q की वैल्यू होगी 3 इंटू E. वोल्टेज पोटेंशियल दोनों का बराबर रहेगा. तो हम दोनों के लिए देख लेते हैं. Q ऑफ लिथियम विल बी इक्वल टू 3E, Q ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू E. लैम्डा ऑफ लिथियम अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन E इंटू V डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ लिथियम 3E इंटू V. V कट जाएगा, 2 कट जाएगा, E कट जाएगा. मास ऑफ लिथियम अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 8.3. वो वैल्यू आप पुट कर दें. लैम्डा लिथियम अपॉन लैम्डा प्रोटॉन आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 3 इंटू 8.3 इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इक्वल टू 0.2. 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा. और क्योंकि ये वैल्यू 2x इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 है तो x की वैल्यू हुई 2. अब ये तो था सॉल्यूशन जब आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद है. बाय एनी चांस अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा जो कि होता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv. और इसके अलावा Q इंटू V जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर आप उसके यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो Q इंटू V, ये कैपिटल V है पोटेंशियल. Q इज टोटल चार्ज, कैपिटल V इज पोटेंशियल. इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा जिसको हम लिख सकते हैं हाफ mv होल स्क्वायर अपॉन m. और लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन mv. यहां पर mv की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले वाली इक्वेशंस में से, आपको मिल जाएगा mv इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mqv. ध्यान दें स्मॉल v से वेलोसिटी डिनोट की है और कैपिटल V से पोटेंशियल. तो अब आपको लैम्डा की वैल्यू h अपॉन mv मिल जाएगी. लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mqv. फॉर्मूला जो हमने शुरू में यूज किया है वो आपको मिल गया है. तो बाय एनी चांस अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से. A certain orbital has n equal to 4 and ml equal to -3. The number of radial nodes in this orbital is, आपको बताना है कितनी रेडियल नोड्स होंगी. नंबर ऑफ रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1. ये आप याद ही रखें. अब n की वैल्यू आपको गिवन है n इक्वल टू 4, लेकिन l की वैल्यू गिवन नहीं है. L होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि 4 गिवन है, L एजिमुथल क्वांटम नंबर जो कि गिवन नहीं है, लेकिन ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि गिवन है -3. अब L की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है n-1, यानी n इक्वल टू 4 के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर L की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है. इसका मतलब टोटल वैल्यूज L की हो सकती है 3, 2, 1 एंड 0. ये 4 वैल्यूज हो सकती हैं 0 से लेकर
3 तक। अब जो ml होता है वो होता है -l से लेकर +l तक। तो l की वैल्यू अगर 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा -3 से लेकर +3 तक। लेकिन अगर l की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 से +2 तक। इसका मतलब ये हुआ कि l की वैल्यू अगर 2 है या 1 है या 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की वैल्यू -3 आपको मिल ही नहीं पाएगी। इसलिए जो ml की वैल्यू -3 है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी अगर l की वैल्यू 3 है तब। इसका मतलब n = 4, l = 3, वैल्यूज पुट कर दें n और l की, आपको आंसर मिल जाएगा। रेडियल नोड्स 4 - 3 - 1 = 0. That's the answer. The number of orbitals with n = 5, ml = +2 is. अब यहां पर भी अगर हम देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है 5 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है +2। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 5 है तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है अप टू n-1 यानी अप टू 4। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये वाली वैल्यूज हो सकती हैं l की। अब अगर l की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 नहीं हो सकता। l की वैल्यू 1 के लिए भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -l से लेकर +l तक। अब अगर l की वैल्यू 2, 3 और 4 के लिए देख लें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू l = 2 के लिए होंगी -2 से लेकर +2 तक 5 वैल्यूज, l = 3 के लिए होंगी -3 से लेकर +3 तक 7 वैल्यूज, l = 4 के लिए होंगी -4 से लेकर +4 तक 9 वैल्यूज। इन तीनों में एक एक ऑर्बिटल +2 वैल्यू वाला होगा। मींस आंसर इज 3। The plots of radial distribution functions for various orbitals of hydrogen atom against R are given below. ये 4 प्लॉट्स दिए हैं। The correct plot for 3s orbital is. आपको बताना है इन चारों में से 3s ऑर्बिटल के लिए करेक्ट प्लॉट कौन सा है। अब क्योंकि ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के प्लॉट्स हैं अगेंस्ट R, तो यहां पर आप बता सकते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स देखकर, और रेडियल नोड्स की वैल्यू आपको पता ही है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं n-l-1। अब आपको देखना यह है कि 3s के लिए रेडियल नोड्स कितने होंगे। 3s के लिए n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू होगी 0, तो रेडियल नोड्स हो जाएंगे 3 - 0 - 1 = 2। अगर हम देखें तो ये जो डी ऑप्शन है इसमें सिर्फ 2 रेडियल नोड्स शो हो रहे हैं, बाकी ए, बी, सी में रेडियल नोड, ए में कोई रेडियल नोड नहीं है, बी में 1 है और सी में 1 भी नहीं है। नोड्स आपको पता है वो स्पेस होता है रीजन में, 3 डायमेंशनल रीजन में, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। 0 तो नहीं कह सकते पर अप्रॉक्सीमेटली वो 0 ही होती है। तो वो एक डी ऑप्शन है जिसमें 2 रेडियल नोड्स दिख रहे हैं जो कि 3s ऑर्बिटल के लिए होगी। तो इसलिए आपका आंसर होगा डी। The value of magnetic quantum number of the outermost electron of zinc plus ion is, outermost electron जिंक प्लस आयन का आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है। तो पहले देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। जिंक का एटॉमिक नंबर होगा 30। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अगर हम बात करें जिंक प्लस की
तो हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा आउटर मोस्ट शेल से। जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हैं तो वो निकलता है आउटर मोस्ट शेल से। तब सबसे ज्यादा एनर्जी वाले शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, बल्कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल यहां पर फोर्थ है, जिसके s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s में से। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s1 रह जाएगा। जिंक प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब बात की गई है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जिंक प्लस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4s में है, जो 4s1 है। अब 4s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 और एजिमुथल क्वांटम नंबर है 0 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -l to +l, जहां पर l होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर 0 है तो m की वैल्यू होगी 0, तो आपका आंसर होगा 0। A certain orbital has no angular nodes and 2 radial nodes. The orbital is 4 ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एंगुलर नोड्स के लिए फॉर्मूला होता है L। सिंपली जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा पर्टिकुलर ऑर्बिटल का, उसमें उतनी ही एंगुलर नोड्स होंगी। और अगर 0 एंगुलर नोड्स हैं तो इसका मतलब L की वैल्यू हो गई 0। अब L की वैल्यू 0 होती है सिर्फ s ऑर्बिटल के लिए, तो इसका मतलब आपके C और D ऑप्शंस तो करेक्ट ऑप्शंस होंगे ही नहीं। आंसर होना चाहिए A और B में से। अब रेडियल नोड्स देख लेते हैं। रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला होगा n-l-1 और रेडियल नोड्स कही गई हैं 2। अब इस फॉर्मूले में अगर हम L की वैल्यू 0 पुट कर दें तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब जो हमारा ऑर्बिटल होगा वो होगा 3s। आंसर इज B। The orbital having 2 radial as well as 2 angular nodes is, अगेन 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब रेडियल नोड्स भी 2 हैं और एंगुलर नोड्स भी 2 हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल टू n-l-1, उसकी वैल्यू है 2 और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स उसकी वैल्यू भी है 2। एंगुलर नोड्स होती हैं L, जैसा कि आपने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया, तो इसका मतलब यहां हुई L की वैल्यू 2। और अगर पहले वाली इक्वेशन में L की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए तो आपको मिल जाएगी N की वैल्यू 5। तो इसका मतलब N की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 और L की वैल्यू यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 मिलेगी। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर होती है 2 तो हमें मिलेगा D। इट मींस आंसर हुआ 5D और ऑप्शन B विल बी योर करेक्ट आंसर। Germanium in its ground state electronic configuration has X completely filled orbitals with ml equal to 0. The value of X is ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जर्मेनियम का देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2। अब इन सभी ऑर्बिटल्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज क्या होंगी वो भी देख लेते हैं। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो m की वैल्यू 0। p के लिए l एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -1 से +1 तक। d के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2,
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -2 से +2 तक। सारी वैल्यूज यहां रख देते हैं। ml इक्वल टू 1s के लिए 0, 2s के लिए 0, 2p के लिए -1 0 n +1, 3s अगेन 0, 3p अगेन -1 0 n +1, 4s के लिए फिर से 0, 3d के लिए -2, -1 0 +1 +2 और 4p के लिए -1 0 +1। अब हम देख लेते हैं कि जीरो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के कितने कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये 7 आपको ऐसे ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं जो कंप्लीटली फिल्ड हैं। वैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो 4p का भी है एक 0, लेकिन वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जिनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे 7, तो आपका आंसर हुआ 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वेनेडियम हैज इन p ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू। अब वेनेडियम का एटॉमिक नंबर भी गिवन है 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। अब आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है। 2p और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल हुए 12। आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैलियम प्लस आयन इज। एटॉमिक नंबर अगेन आपको गिवन है, गैलियम का 31। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं पहले। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1। अब अगर हम बात करें गैलियम प्लस की, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। आउटर मोस्ट शेल में 2 सब शेल्स हैं यहां, s और p। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन है 4p में। तो जब आउटर मोस्ट शेल में s सब शेल भी है और p सब शेल भी, तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले p से, यानी 4p वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर निकलेगा और हमें एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4p का जाएगा बाहर। इसको कर देते हैं खत्म। बाकी बचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया गैलियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब आपसे पूछा यह गया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो गैलियम प्लस के हैं उनका एज़िमुथाइल क्वांटम नंबर क्या है। अब यहां पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, तो 4th शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबसे बाहर का शेल 4th शेल है। तो 4 के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके लिए s के लिए एज़िमुथाइल क्वांटम नंबर आपको पता ही है, होता है 0। आंसर इज 0। नेक्स्ट, in the ground state of atomic iron, the spin only magnetic moment is 10 to the power -1 बोहर्स मैग्नेटॉन की टर्म्स में देना है। नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करना है। आपको √3 और √2 की जो वैल्यूज गिवन है वो यूज करनी है। तो 26 एटॉमिक नंबर होता है आयरन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, अगर आर्गन की टर्म्स में, नोबल गैस की टर्म्स में होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 4s2 3d6। अगर आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझना है वो भी देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पिक्चर में देखना है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन का। आपको चाहिए होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये रहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आयरन में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं 4।
स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2 बोहर्स मैग्नेटॉन, जहां की n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, वैल्यू रख देते हैं n की 4 इंटू 4+2, स्क्वायर रूट 24 आ जाएगा। आप उसको 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 रख सकते हैं। क्वेश्चन में क्योंकि आपको √3 और √2 की वैल्यूज गिवन है, वही वैल्यूज यहां पुट करके सॉल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू 1.73 और √2 की वैल्यू 1.414 रखें, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 4.8786 बोहर्स मैग्नेटॉन। पर क्योंकि आंसर 10⁻⁻1 की टर्म्स में देना है, तो ये वैल्यू होगी 48.78 इंटू 10⁻⁻1 बोहर्स मैग्नेटॉन। और क्योंकि आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करना है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 49। The spin only magnetic moments in Bohr's magneton for free titanium 3+, vanadium 2+, and scandium 3+ ions respectively are। 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। इनके सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर्स आपको गिवन है और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2 बोहर्स मैग्नेटॉन, जहां की n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d2। टाइटेनियम 3+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 4s में से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में से। टाइटेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आर्गन 4s0 3d1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1। बात करें वेनेडियम की तो एटॉमिक नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d3। वेनेडियम 2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s में से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s0 3d3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे ही रहे हैं, 3 होंगे। अब स्कैंडियम का देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d1। स्कैंडियम 3+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स s में से और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से चला जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आर्गन 4s0 3d0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 0। अब आंसर तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट्स पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो करेक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो होगा बी। लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितने होंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स, तो आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आंसर है बी। एग्जाम में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। outermost electronic configuration of a group 13 element E is 4s2 4p1. The electronic configuration of an element of p block period 5 placed diagonally to element E is। 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब ये एक काफी आसान सा क्वेश्चन है। वैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है 4s2 4p1, तो 5th पीरियड में जो इसी के नीचे ठीक नीचे एलिमेंट आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s2 5p1 और जो डायगोनली प्लेस्ड है उसके लिए 5p2 होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम ऑप्शन देखें तो आंसर तो वैसे हमारे सामने है ही, फिर भी देख लेते हैं। जो एलिमेंट E है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। जो एलिमेंट इसके डायगोनली प्लेस्ड है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2। अगर आप ये देखना चाहते हैं ये कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो जो एलिमेंट E गिवन है वो है गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
और जो डायगनली आपको पूछा है वो हुआ टिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर हुआ डी। What is the spin only magnetic moment value of a divalent metal ion with atomic number 25 in its aqueous solution? अब एटॉमिक नंबर 25 मैग्नीज का होता है, ये आपको पता ही है। हालांकि ये बात इसमें पूछी नहीं है कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 25 है। मैग्नीज का है। आपको अगर एलिमेंट नहीं भी याद है तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका लिख सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब इसके डाइवेलेंट आयन की बात की गई है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s में से। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं मैंगनीज 2 प्लस का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। आर्गन की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा आर्गन 4s0 3d5। अब देख लेते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए 5। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला है √n × n+2 बोर्स मैग्नेटॉन। n की वैल्यू 5 पुट करें, कैलकुलेशन करें, यू विल गेट द आंसर 5.92। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। In which of the following pairs the outermost electronic configuration will be the same? 4 ऑप्शंस गिवन है, देख लेते हैं। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि क्रोमियम और कॉपर का स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर क्रोमियम का लिखें तो एटॉमिक नंबर पहले पता होना चाहिए। क्रोमियम 24, मैंगनीज 25। क्रोमियम का देख लेते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ध्यान रखें ये एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। अगर आप सीक्वेंस में भरते तो 4s2 3d4 होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है क्रोमियम के केस में। अब क्रोमियम प्लस की बात करें तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। मैंगनीज की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर है 25, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर करने हैं, 4s में से बाहर होंगे। मैंगनीज 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। वैसे आप चाहें तो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी आयंस का भी देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए को देखते ही आपको आंसर मिल गया है। इनमें क्रोमियम प्लस और मैंगनीज 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिमिलर है, तो योर आंसर इज ए। A metal surface is exposed to 500 nanometer radiation. The threshold frequency of the metal for photoelectric current is 4.3 into 10 to the power 14 hertz. The velocity of ejected electron is, और वैल्यू आपको देनी है 10 to the power 5 meters per second की टर्म्स में नियरेस्ट इंटीजर पर। एनर्जी का फॉर्मूला होता है W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पर E है इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, W0 है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और KE है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। W0 वर्क फंक्शन को हम h न्यू नॉट लिख सकते हैं, जहां पर न्यू नॉट होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, वो फ्रीक्वेंसी या यूं कहें कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने के लिए। अब यहां पर सभी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं h, c, लैम्डा। h हमें गिवन है, c की वैल्यू पता ही है 3 into 10 to the power 8 meters per second। वेवलेंथ गिवन है 500 नैनोमीटर जो कि होगा 500 into 10 to the power -9 meters। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की वैल्यू गिवन है
4.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो हाफ mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास की वैल्यू पुट कर दें जो कि गिवन ही है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -31। यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके v कैलकुलेट किया जा सकता है। v आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड, जहां v है वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि वेलोसिटी 5 इंटू 10 टू द पावर 5 है, आंसर आपको 10 टू द पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड की टर्म्स में देना था, इसलिए आंसर होगा 5। A source of monochromatic radiation of wavelength 400 nanometer provides 1000 joules of energy in 10 seconds. When this radiation falls on the surface of sodium, x into 10 to the power 20 electrons are ejected per second. Assume that wavelength 400 nanometer is sufficient for ejection of electron from the surface of sodium metal. The value of x is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। तो पहले देख लेते हैं कि सोर्स कितना एनर्जी दे रही है पर सेकेंड। टोटल एनर्जी सोर्स दे रही है 1000 जूल्स 10 सेकेंड्स में, तो पर सेकेंड एनर्जी हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 10 मींस 100 जूल्स। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, वो होता है वर्क फंक्शन, और यहां पर वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं hc बाय लैम्डा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन होगी hc अपॉन लैम्डा। लैम्डा गिवन है 400 नैनोमीटर यानी 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। ये वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेट करें तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी है वो मिल जाएगी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो टोटल एनर्जी गिवन बाय द सोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू आपको मिल जाएगी 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20। आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, 10 टू द पावर 20 की टर्म्स में देना है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2। When light of wavelength 248 nanometer falls on a metal of threshold energy 3.0 electron volt, the de Broglie's wavelength of emitted electrons is, आंस्ट्रॉम की टर्म्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करके √3 की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, c गिवन है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स, ये भी गिवन है। तो हम पहले देख लेते हैं वेवलेंथ इक्वल टू 248 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स, ये हमें गिवन ही है। वर्क फंक्शन W0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको कि थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, वो मिनिमम एनर्जी जो जरूरी होती है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। हमें गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स हो जाएगी। E इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। E होती है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, W0 वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहां हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, उन्हें पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं हाफ mv होल स्क्वायर अपॉन m। यहां से mv यानी मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। m हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास, काइनेटिक एनर्जी हमने अभी कैलकुलेट की, ये वैल्यूज पुट करें तो p यानी मोमेंटम हमें मिल जाएगा। p की वैल्यू मिली 7.63 इंटू 10 टू द पावर -25। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ h अपॉन mv यानी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ होता है h अपॉन p। h हमें पता है, p हमें पता है, वैल्यूज पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 8.7 इंटू 10 टू द पावर -10।
या हम यूं भी कह सकते हैं 8.7 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है, इसलिए आंसर हुआ 9। A 50-watt bulb emits monochromatic red light of wavelength of 795 nanometers. The number of photons emitted per second by the bulb is x into 10 to the power 20. The value of x is, आंसर आपको देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आपको पता है, उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा, जहां पर E है एनर्जी, N नंबर ऑफ फोटॉन्स, लैम्डा वेवलेंथ। एक फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। यहां पर टोटल एनर्जी गिवन है 50 वॉट्स, मतलब 50 जूल्स एक सेकंड में। तो ये वैल्यू हम फॉर्मूले में रख लेते हैं, E इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा में। सारी वैल्यूज हमें पता ही हैं, वेवलेंथ हमें गिवन है नैनोमीटर में, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हुए। n की वैल्यू आपको मिल जाएगी कैलकुलेशंस करते हुए 1998.49 इंटू 10 टू द पावर 17, या क्योंकि आपको आंसर 10 टू द पावर 20 की टर्म्स में देना है, इसलिए इसको लिख लेते हैं 1.998 इंटू 10 टू द पावर 20। और क्योंकि आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 20। आपका आंसर हो जाता है 2। The number of photons emitted by a monochromatic infrared rangefinder of power 1 milliwatt and wavelength of 1000 nanometer in 0.1 second is x into 10 to the power 13. The value of x is, आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर के। हमें क्योंकि एनर्जी दी गई है 1 मिलीवॉट, मीन्स 10 to the power -3 watts in 1 second, तो 0.1 सेकेंड में जो एनर्जी एमिट होगी वो होगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -3। इट इज इक्वल टू 10 to the power -4 जूल्स। तो 0.1 सेकेंड में एमिट होने वाली एनर्जी हमें मिल गई है। वेवलेंथ हमें गिवन है 1000 नैनोमीटर्स। फोटॉन्स का नंबर ले लेते हैं n, तो 10 टू द पावर -4 इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा। ये वही फॉर्मूला है जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया, E इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा। सभी चीजों की वैल्यू आपको पता है, वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन है, उसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, वैल्यूज पुट कर दें, सॉल्व करें। You will get the value of n as 5 into 10 to the power 14, पर क्योंकि आंसर आपको 10 to the power 13 की टर्म्स में देना है, इसलिए इसको लिख लेते हैं 50.2 into 10 to the power 13। और आपको ये आंसर बताना है नियरेस्ट इंटीजर के, तो आंसर हो जाएगा 50। The wavelength of electrons accelerated from rest through a potential difference of 40 kilovolt is x into 10 to the power -12 meters. The value of x is, आंसर अगेन नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है। हम यूज करेंगे फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू 12.3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। यहाँ v है पोटेंशियल। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये तो हमें याद नहीं है। अब ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बताती हूं उसमें क्या करेंगे। पहले जिनको ये फॉर्मूला याद है फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब इसमें कुछ बचता ही नहीं है। कैपिटल V यानी पोटेंशियल की वैल्यू पुट करें, 40 किलोवोल्ट मींस 40 into 10 to the power 3 volts, you will get the answer 6.15 into 10 to the power -12 मीटर्स मिल रहा है। आंसर आपको 10 टू द पावर -12 की टर्म्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 6।
अब अगर ये फॉर्मूला याद नहीं था तो क्या करना है वो देख लेते हैं। वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स वो होगा हाफ mv², जो कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी। आपको पता है लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है, डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप। हाफ mv² जो कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी भी है, उसको हम लिख सकते हैं हाफ mv² और वो होता है q इंटू v के बराबर, जहां q है टोटल चार्ज और कैपिटल V है पोटेंशियल, स्मॉल v है वेलोसिटी। कैपिटल V और स्मॉल v के डिफरेंस का ध्यान रखें। यहां से mv की वैल्यू मिल जाएगी √2m/q_v। अब वेवलेंथ इक्वल टू h/mv वाले फॉर्मूले में अगर ये mv का फॉर्मूला रख दें तो हमें मिल जाएगा वेवलेंथ इक्वल टू h/√2m/q_v। अगर हम बात सिंगल इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं तो उसके लिए q की वैल्यू हो जाएगी E, जहां E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट, इन सब की वैल्यूज पुट करें, अगर सॉल्व कर लें तो फॉर्मूला मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v आर्मस्ट्रॉन्ग। अब आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग फॉर्मूला नहीं भी याद था तो भी। An accelerated electron has a speed of 5 into 10 to the power 6 meters per second with an uncertainty of 0.02%. The uncertainty in finding its location while in motion is x into 10 to the power minus 9 meters. The value of x is, नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू देनी है x की। आपको वेलोसिटी गिवन है 5 into 10 to the power 6 meters per second और अनसर्टेनिटी है 0.02%। तो टोटल अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो जाएगी 0.02% ऑफ 5 into 10 to the power 6 meters per second, जो कि कैलकुलेट करने पर मिलेगी 10 to the power 3 meters per second। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू h/4πm। डेल्टा v की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है और डेल्टा x जो कि है अनसर्टेनिटी इन लोकेशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वो गिवन है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स, जिसमें से x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, यहां पुट कर देते हैं। डेल्टा x हो गया x इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, डेल्टा v आपने कैलकुलेट किया अभी 10 टू द पावर 3, बाकी सभी वैल्यूज अगर हमने पुट की तो x की वैल्यू आ जाएगी 58। सो 58 विल बी योर आंसर। A ball weighing 10 grams is moving with a velocity of 90 meters per second. If the uncertainty in its velocity is 5%, then the uncertainty in its position is 10 to the power minus 33 meters की टर्म्स में आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। मास गिवन है 10 ग्राम्स, केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 टू द पावर माइनस 2 केजी होगा। वेलोसिटी 90 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है, डेल्टा v हो जाएगा v इंटू 5%। डेल्टा v इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो वो दिया हुआ है 5%, तो वेलोसिटी का 5% मींस 90 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे, वो वैल्यू मिलेगी 4.5 मीटर्स पर सेकेंड। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, m डेल्टा v इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। यहां पर m की वैल्यू आपको पता ही है, डेल्टा v आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 10 टू द पावर माइनस 2 मास, 4.5 डेल्टा v और डेल्टा x हमें कैलकुलेट करना है। h की वैल्यू पुट करें, कैलकुलेट करें डेल्टा x,
डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1.17 इंटू 10⁻³ और आपको आंसर 10⁻³ की टर्म्स में देना है और राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर, इसलिए आंसर होगा 1। Given below are two statements. Statement 1 is Rutherford's gold foil experiment cannot explain the line spectrum of hydrogen atom. तो ये एक सिंपल सी चीज है, आपको रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता ही है कि उसमें शेल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें मेनली एटम के साइज के बारे में बताया गया और वो एक प्लैनेटरी मॉडल था जिसने सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। शेल्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड मॉडल में नहीं था, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी उसमें कुछ नहीं कहा गया और यही कहा गया है इस स्टेटमेंट में, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंट्राडिक्ट्स हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यह कहा गया था कि आप किसी मूविंग माइक्रोस्कोपिक बॉडी मींस मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन साथ साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, जबकि बोहर्स मॉडल में अगर आपको यह पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए या हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन किस शेल में है तो आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला आपने डिराइव किए हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी हो गई करेक्ट, क्योंकि इसमें कहा गया है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंट्राडिक्ट्स हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपको आज ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, चैनल पर आते रहें, सीखते रहें। बाय बाय।